दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक जिसका नाम है दशमूला अरिष्ट, जो कोई बस देखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हालांकि इसमें याद करने लायक कुछ था ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रिक्स देने वाले हैं जिससे आप इसके दशमूला अरिष्ट के घटक द्रव्य और इसके उपयोगों को आप चुटकियों में याद कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें, क्योंकि अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपको इस ट्रिक को समझने में आगे दिक्कत आए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके घटक द्रव्य में क्या क्या आता है, क्योंकि स्टूडेंट के सामने अक्सर ये समस्या आती है कि इसके घटक द्रव्य इतने ढेर सारे जो हैं तो उनको याद नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अत्यंत आसान तरीका निकाला जिससे कि आप सभी द्रव्यों को मिनटों में याद कर लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे याद रखते हैं। तो इसके घटक द्रव्यों में सबसे पहले देखते हैं क्या आता है हमारा। सबसे पहले हमारा बिल्व, अग्निमंथ, श्यवनाक, पाटला और गंभारी। इसके बाद प्रश्नपर्णी, शालपर्णी और वृहति, कंटकारी और गोक्षुर। तो जैसा कि इसका नाम है दशमूल, तो दशमूल जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा लघु पंचमूल और वृहद पंचमूल को मिला के। तो ये जो ऊपर वाले हैं 5, ये हैं हमारे वृहद पंचमूल। तो जाहिर सी बात है कि आप नीचे वाले तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या है हमारे। तो ये हमारे हो गए लघु पंचमूल। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है हमारे दशमूल। तो ये इसके मेन कंटेंट हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बाकी के कंटेंट में क्या क्या आता है। तो सबसे इसके बाद आएगा हमारा अष्टवर्ग के द्रव्य। तो अष्टवर्ग के द्रव्यों में आता है हमारा जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली और रिद्धि वृद्धि। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अष्टवर्ग के द्रव्य जो इसमें पढ़ते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें और क्या पड़ता है। पंचकोल पड़ता है हमारा। तो पंचकोल में हमारे आता है पिपली, पिपली मूल और चव्य चित्रक और शुंठी। तो ये हमारे पंचकोल के द्रव्य हो गए जो इसमें पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या पड़ता है, वो है हमारा त्रिफला। तो त्रिफला में हमारे आता है हरितकी, विभीतकी और आम्लकी। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें पड़ेगा हमारा त्रिमद। तो त्रिमद हमारा है नागरमोथा, चित्रक मूल और विडंग। तो ये त्रिमद ही पड़ता है इसमें। इसके अलावा अभी ये कंटेंट ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हमारे कंटेंट चल ही रहे हैं। तो देखते हैं हमारे अगले कंटेंट में आता है पुष्कर मूल। उसके बाद लोधृत्वक, यवासक, गुडूची, मंजिष्ठा, खदिरत्वक, इंद्रियव, शुंठी, कचूर, हरिद्रा, सुपारी, पुनर्नवा और चव्य। तो ये हो गए कंटेंट इसके। तो पिछले वाले तो आप जान गए थे कि कैसे याद रखना है उनको। अब इसके बाद जो इस पेज पे आपको दिखाई दे रहे हैं कंटेंट, तो उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पुष्कर मूल से लिया गया है पुष्कर, लोधृत्व का यहाँ पे लो लिया गया है और ये वासक को यह माना गया है और गुडूची का गुडूची एज इट इज़ ले लिया गया है। मंजिष्ठा को बोला गया है कि मज़े से, और खदिर त्वक का हो गया है यहाँ पे खाओ। और इंद्रियफ से यहाँ पे हमने माना है इंद्र, और शुंठी का माना है सुनो। कचूर को बोला है कच्ची, हरिद्रा को बोला है हरी, और सुपारी को एज इट इज़ सुपारी मान लिया है। और पुनर्नवा को बोला है यहाँ पे पुनः, और चव्य को यहाँ पे चवाव मान लिया गया है। तो जो हमारी ट्रिक बनेगी वो बनेगी पुष्कर, लो यह गुडूची मज़े से खाओ, और इंद्र सुनो, कच्ची हरी सुपारी पुनः चबाओ। तो ये हमारी इस कंटेंट को याद करने की ट्रिक हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी निर्माण विधि के बारे में कि हमारा दशमूला अरिष्ट बनेगा कैसे। तो सर्वप्रथम क्वाथ द्रव्यों का यवकुट चूर्ण कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको अष्टगुण जल के साथ किसी बड़े पात्र में डालकर मध्यम अग्नि द्वारा पका लेते हैं।
फिर चतुर्थांश जब उसका बच जाता है तो उससे क्वाथ का निर्माण किया जाता है। तो फिर इसके बाद एक दूसरे पात्र में द्राक्षा को भी चतुर्गुण जल में पकाकर त्रिपाद शेष क्वाथ बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमको कराना है संधान क्रिया, यानी कि हमको फर्मेंटेशन कराना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मीठा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको जिस भी पात्र में संधान करना है तो उसमें इन दोनों क्वाथों को डाल के उसमें गुड़ को घोल के मिश्रित कर दिया जाता है। और फिर उसका शेष प्रक्षेप द्रव्य जो है हमारे बाकी के, तो उन द्रव्यों का यवकुट चूड़ करके संधान पात्र में जो बचे हुए हैं सब डाल दिए जाते हैं। तो उसके बाद जब पात्र का मुख बंद करके एक निर्वात स्थान में 1 माह के लिए रख दिया था, ताकि जो उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो सके। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन जब हो जाता है तो उसकी परीक्षा कर लेते हैं कि इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा फर्मेंटेशन हो गया है कि नहीं हो गया। तो उसकी परीक्षा करने के बाद दशमूलारिष्ट जो हमारा बनेगा उसको छान के शीशी में पैक करके लेबल लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दशमूलारिष्ट बन जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो जो इसकी डोज है वो है 20 to 30 ml, दिन में 2 बार प्रातः एवं सायंकाल। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अनुपान के बारे में। तो जो इसका अनुपान है वो है जल, यानी कि भोजन के बाद इसको समान मात्रा में जल के साथ लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके मुख्य उपयोगों के बारे में। तो जिसके मेन यूज़ है वो है हमारे वात विकारों में, कफ विकारों में और स्त्री रोगों में और पाचन संबंधी विकारों में। तो जो पाचन संबंधी विकार है उसमें आप लिख सकते हैं गृहिणी है, अरुचि, छर्दी, मंदाग्नि। तो ये आपको जो जो याद आते हैं वो आप लिख सकते हैं। और जो गर्भाशय के विकार हैं, तो गर्भाशय के विकार में आप लिख सकते हैं गर्भप्रद हो गया, गर्भाशय संकोचक है, यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है तो उसके आकार को फिर से वापस लाने में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा यह पुष्टिकर है, बल्य है, व्रंहण है, यानी कि अगर ये पुष्टि करेगा शरीर की तो ये बल्य भी होगा और व्रंहण का काम भी करेगा, यानी कि नरिशमेंट भी देगा। वृश्य का काम करेगा, अगर वृश्य का काम करेगा तो ये शुक्रल तो है ही है। पांडु का काम करता है बहुत अच्छे से कि ये मतलब आरबीसी वगैरह को इंक्रीज़ करता है। तो कामला को भी ये दूर कर देगा इसी तरीके से। कुष्ठ, प्रमेय और मूत्रकश आदि में इसका यूज़ होता है। तो आप इसको अपने हिसाब से एलेबोरेट करके लिख सकते हैं आगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो दशमूलारिष्ट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दें और इसको अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दें। मैंने अपनी तरफ से वीडियो को आसान बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को ज़रूर लिखें ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। इसी के साथ चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।